नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक और अन्य जो भर्तियां होने वाली हैं उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका 5वां पार्ट है। आप सभी को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। और अगर मैं प्रयोगशाला परिचारक की एग्ज़ाम की बात करूं तो प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक है उसको एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया हुआ है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखेगा, निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी फिलहाल हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका 5वां पार्ट है। ठीक है, चलो। कई लोग का एक कमेंट आता है कि सर छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही करा दीजिए। देखो जी, छत्तीसगढ़ जीएस बोला गया है, जीएस में आपका भूगोल भी आएगा, आपका इतिहास भी आएगा, लोक कला संस्कृति भी आएगा, प्रशासन भी आएगा, है ना, पंचायती राज भी आएगा। मतलब छत्तीसगढ़ जीएस मतलब ओवरऑल पूरा छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है सभी छत्तीसगढ़ जीएस में आ जाएगा। तो आपको सभी को पढ़ना है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखो भैया, अभी तक आपके एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है। अब आप लोग को ये पता है कि 2 माह तक तो अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाले, चुनाव है। तो भाई आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करिए ना। आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। आप ये मत सोचिए कि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। देखो हाँ, अगर आपके पास सपोज टाइम नहीं रहता तो डेफिनेटली आप वैसा करते और आपको करना भी पड़ता, लेकिन अभी तो आपके पास भरपूर टाइम है। अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया हुआ है, अभी 2 महीना इलेक्शंस होने हैं, तो इलेक्शन के दौरान आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। इस 2 महीने में आपको क्या करना है, पूरा अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे एग्जाम का डेट आता है उसके बाद क्या करना है, आपको पूरा रिवीजन अपना शुरू कर देना है। फटाफट आपको रिवीजन करना है। अभी फिलहाल आप लोग क्या करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। जो सिलेबस से बोला गया है कि आपको साइंस से 60 क्वेश्चन आएगा तो साइंस का अच्छे से पढ़िए, है ना। उसके भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। साइंस को पढ़ने के साथ साथ आपको इंडियन जियोग्राफी को भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जीएस को भी पढ़ना है। तो जो सिलेबस जो बोल रहा है ना जी, उसको पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, आप लोग कहीं अपने तैयारी में कमी मत करिए। तैयारी में कमी करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ गया है, सीजीपीएससी का कट ऑफ कितना गया है सोचिए, है ना। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप सभी को पता है कि अब एग्ज़ाम के लिए फ़ी वगैरह भी नहीं लगता, तो एप्लीकेशन भर के आ रहे हैं जी, है ना। तो ये सब कंपटीशन को और बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो आप अपने तैयारी को कहीं भी कमी मत करिए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, है ना। अभी कुछ भी चीज़ को मत सोचिए, बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और जैसे एग्ज़ाम का डेट आता है ना, फिर आपको बढ़िया अच्छे से रिवीजन करना है बढ़िया, है ना। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आपको कथनों को पढ़ना है। पहला है, समुद्रगुप्त की पराग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। दूसरा, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। तीसरा, सोम पांडु वंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया। ये 3 कथन आपको दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन है आपका सही है। कूट के आधार पर उत्तर चुनिए, है ना, कौन सा कथन आपको सही है आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला है, समुद्रगुप्त की पराग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। जो पहला वाला कथन है हमारा बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त के बारे में तो सभी को पता होगा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान प्रतापी शासक हुए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा भी दिया जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त जी को भारत का नेपोलियन की संज्ञा भी दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब समुद्रगुप्त जी है अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए निकले थे, याद रखिएगा, जब समुद्रगुप्त जी है वो अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए निकले थे, तब उन्होंने कौशल के नरेश महेंद्र सेन को पराजित किया। साथ ही साथ महाकांतार के शासक हुए नलवंशी शासक आपका व्याघ्रराज। ठीक है, व्याघ्रराज, महाकांतार मतलब याद रखना, उस समय गुप्त वंश के समय में दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जानते थे। ठीक है, तो महाकांतार क्षेत्र में नल वंश का शासन चल रहा था और उसके शासक थे व्याघ्रराज। तो जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए निकले थे तब उन्होंने कौशल के नरेश महेंद्र सेन को और आपका नलवंशी शासक व्याघ्रराज को क्या किया, पराजित किया। ठीक है, व्याघ्रराज को क्या किया, पराजित किया। और इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हमको जानकारी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए जी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए जिसका नाम है हरिसेन। तो इसके बारे में जानकारी हमको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन की रचना
प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। हरिसेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। हरिसेन जी ने अपनी रचना प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए विजय अभियानों का उल्लेख किया है। ठीक है, हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए, उन्होंने अपनी रचना प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए विजय अभियानों का उल्लेख किया है। और इसी से हमको ये पता चलता है कि जब समुद्रगुप्त जी है अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए निकले थे, तब उन्होंने कौशल नरेश राजा महेंद्र सेन को और आपका नलवंशी शासक या महाकांतार के शासक राजा व्याघ्रराज को क्या किया, पराजित किया। और राजा व्याघ्रराज को पराजित करके समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? व्याघ्रहंता। ये सब भी आपको ध्यान रखना है, व्याघ्रहंता सिक्का चलाया था, कॉइन चलाया था, ये इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मतलब ये जो हमारा पहला कथन कह रहा है, पहला कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। चलिए दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। इसी प्रसन्नपुर नगर को वर्तमान में मल्हार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मल्हार के नाम से। ठीक है, तो याद रखना, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन बनता है कि सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने कौन से नदी के तट पर प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की? तो आपको ध्यान रखना है, निडिला नदी। ठीक है, निडला नदी के तट पर प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की। और ये निडला नदी कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? तो आपको बताना है लीलागढ़ नदी। किसका? लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम है जी। ठीक है, तो सरबपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की कौन सी नदी के तट पर? निडला नदी। और जो निडला नदी कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? तो लीलागढ़ नदी का। ठीक है, इस सभी बातों का आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और प्रसन्नपुर को मल्हार के नाम से जानते हैं वर्तमान में, इन सभी बातों का आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, सोम पांडु वंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया। तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सोम पांडु वंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया था। आपको पता होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको पढ़ाया था पूरा महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में, कि महाशिवगुप्त बालार्जुन है आपका सिरपुर के पांडु वंश के महान प्रतापी शासक हुए। ठीक है, चलिए मैं महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, ये आपका परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि? परम महेश्वर। ठीक है, परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिताजी का नाम आपको याद रखना है हर्षगुप्त। ठीक है, माता जी का नाम आप सभी को पता होगा वाष्टा देवी। ठीक है, वाष्टा देवी, राजकुमारी वाष्टा देवी इनकी माता जी का नाम है। ठीक है, ये परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनके पिताजी का नाम हर्षगुप्त और माता जी का नाम वाष्टा देवी। ठीक है, और एक कौन से धर्म का पालन करते थे? तो आपका शैव धर्म का। ठीक है, ये आपको शैव धर्म का पालन करते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और महाशिवगुप्त बालार्जुन की आपका समकालीन शासक कौन कौन हुए? तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इसके समकालीन शासक हुए। राजा हर्षवर्धन। ठीक है, राजा हर्षवर्धन, ये सब इसके समकालीन शासक हुए, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको पता होगा कि वाष्टा देवी ने लक्ष्मण मंदिर के निर्माण के लिए क्या किया था? उनका कार्य को प्रारंभ कराया था। ठीक है, जब वाष्टा देवी के पति हर्षगुप्त जी का मृत्यु हो जाता है, तो वाष्टा देवी अपने पति हर्षगुप्त के स्मृति के रूप में लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाते हैं। लेकिन उस लक्ष्मण मंदिर के निर्माण को कंप्लीट किसने करवाया? तो वाष्टा देवी के जो पुत्र हुए आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, उन्होंने लक्ष्मण मंदिर के निर्माण को कंप्लीट करवाया था। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में चीनी यात्री वेंगसोंग भी हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए आया था, जिन्होंने सिरपुर की यात्रा किया था 639 ईस्वी में। और उन्होंने अपने यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा था। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। इससे पहले वाले में मैंने पार्ट में पूरा बताया इसके बारे में, तो उसको नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा। ठीक है, तो पहला कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। पहला बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था, बिल्कुल सही है। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की निडला नदी के तट पर। और निडला नदी कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? लीलागढ़ नदी का। और इसी प्रसन्नपुर शहर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? प्रसन्न मात्र जी ने। सोम पांडु वंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया, मैंने बता दिया। और महाशिवगुप्त बालार्जुन एक महान प्रतापी शासक हुए, है ना। उन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण किया। इनके पिताजी का नाम था हर्षगुप्त, माता का नाम वाष्टा देवी। स्वयं धर्म को पालन करते थे। इसके समकालीन शासक पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन थे, है ना। और याद रखना, ये जो आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन हुए, इसी के समय में चीनी यात्री वेंगसोंग आया था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा था। सभी बातों को याद रखना है। ठीक है, तो जो जो चीज़ मैंने बताया सबको याद रखना है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों
तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अ ब एवं स सही है, मतलब तीनों सही है। ठीक है जी, अ ब और स सही है, मतलब आपका तीनों सही है। चलिए अब फिर से आप लोग को मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो एग्ज़ाम निकालना है तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम निकालना है तो आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, आप लोग को मैं गुप्त वंश, सरबपुरी वंश और पांडु वंश के सभी शासकों के नाम को भी याद कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, पर्टिकुलर शासक का नाम देगा, है ना, और पूछेगा कि इस शासक का संबंध किस वंश से था, ऐसा करके। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, गुप्त वंश का, है ना, सरबपुरी वंश का और आपका सिरपुर के पांडु वंश, है ना, इन तीनों के मैं शासकों के अभी आपको नाम को याद कराऊंगा और मेरे साथ आपको याद करना है जी। ठीक है, चलिए देखो, किसी से चीज़ों को हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद अगर हम उस चीज़ को पढ़ेंगे ना तो याद बहुत जल्दी हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए और थोड़ा आपको फिर मेहनत करना है, डेफिनेटली आप याद कर लोगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए। ठीक है, मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, चलो गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा सरबपुरी वंश। ठीक है, सरबपुरी वंश के शासक कौन कौन हुए। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा सिरपुर के पांडु वंश। ठीक है, सिरपुर के पांडु वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, आपको मेरे साथ याद करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, तो आपको बताना है सबसे पहले हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, अभी मैंने बताया था समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बाद आपको याद रखना है रामगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद क्या हो जाएगा आपका रामगुप्त। याद करिए, देखो सबसे पहला हो जाएगा जब आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद क्या हो जाएगा आपका रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त के बाद आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपको याद रखना है, देखो समुद्रगुप्त हो जाएगा, उसके बाद रामगुप्त हो जाएगा, रामगुप्त के बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी कुमारगुप्त, है ना। इसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको, इसके बाद ध्यान रखना है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना है भानुगुप्त, कुमारगुप्त के बाद भानुगुप्त। ये आपका गुप्तवंशी प्रमुख शासक हुए हमारे छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से, है ना। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और आपका भानुगुप्त। अब चलिए सरबपुरी वंश के कौन कौन शासक हुए। सरबपुरी वंश के शासक के आपको नाम याद करना है। सबसे पहले तो आपका राजा सरबराज। ठीक है, राजा सरबराज के बाद आपको याद रखना है जी नरेंद्र राज। ठीक है, नरेंद्र राज के बाद आपको याद रखना है प्रसन्न मात्र के बाद आपको याद रखना है मान मात्र। इसी को आपका जयराज या दुर्गराज के नाम से भी जानते हैं, जयराज, या इसी को आपका दुर्गराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन हो जाएगा, इसके बाद आपका सुदेवराज, सुदेवराज के बाद आपको याद रखना है प्रवरराज प्रथम के बाद आपको याद रखना है प्रवरराज द्वितीय। ये हो जाएगा आपका सरबपुरी वंश के शासकों का नाम। ठीक है, सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र, मान मात्र, जयराज, दुर्गराज, उसके बाद सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय। चलो सिरपुर के पांडु वंश के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सिरपुर के पांडु वंश के प्रमुख शासक हुए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है उदयन, सबसे पहले हो जाएगा जब उदयन के बाद आपको याद रखना है इंद्रबल के बाद आपको नाम याद रखना है ईशान देव के बाद आपको ध्यान रखना है नंदराज प्रथम। ठीक है, नंदराज प्रथम के बाद आपको ध्यान रखना है तीवरदेव। ठीक है, महाशिव तीवरदेव के बाद आपको ध्यान रखना है नंदराज द्वितीय के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, नंदराज द्वितीय के बाद आपको चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना है हर्षगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो ये सभी शासकों के नाम को आपको मेरे साथ अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो चलो अब याद करिए, सबसे पहले गुप्त वंश के शासक कौन कौन हुए। आपका समुद्रगुप्त हो गए, उसके बाद आपका रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर उसके बाद आपका भानुगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और भानुगुप्त, ये आपका गुप्त वंश के शासक। सरबपुरी वंश के शासक देखिए सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र, उसके बाद आपका मान मात्र, इसी को जयराज या दुर्गराज के नाम से जानते थे। उसके बाद सुदेवराज, फिर प्रवरराज प्रथम, फिर प्रवरराज द्वितीय। उसके बाद देखिए आपका सिरपुर के पांडु वंश, आपका उदयन हो जाएगा, उदयन के बाद आपका इंद्रबल हो जाएगा, इंद्रबल के बाद आपका ईशान देव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया नंदराज प्रथम, उसके बाद महाशिव तीवरदेव, उसके बाद नंदराज द्वितीय हो जाएगा, उसके बाद चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, उसके बाद आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, तो मैंने आपको गुप्त वंश के शासकों के नाम भी याद करा दिया, उसके बाद आपको सरबपुरी वंश के शासकों के नाम भी याद करा दिया, और सिरपुर के पांडु वंश के शासकों के नाम भी याद करा दिया। इसको अच्छे से याद करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनता है। पर्टिकुलर शासक का नाम देगा और पूछेगा कि इस शासक का संबंध किस वंश से था, ऐसा करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कथन सही है, ठीक है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। और तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था। सही विकल्प को आपको चुनना है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो आपको इन तीनों कथनों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें से सही कथन की पहचान करना है ना, सही ऑप्शन को आपको बताना है। चलो, सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक ने अपना राज्य स्थापित किया, पहला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, पहला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, ठीक है, ये दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। अगर मैं वाकाटक वंश की बात करूं, चलो इसको भी याद करा दे रहा हूं, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश है ना, वाकाटक वंश के शासकों का अगर मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है महेंद्र सेन के बाद आपको याद रखना है रुद्रसेन के बाद क्या हो जाएगा आपका प्रवरसेन द्वितीय के बाद आपको याद रखना है आपको नरेंद्र सेन के बाद आपको याद रखना है जी पृथ्वी सेन। ये आपका वाकाटक वंश के शासकों का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहला उसके संस्थापक कौन हुए, प्रवरसेन प्रथम। और इसी प्रवरसेन प्रथम के बारे में याद रखना कि ये आपका विंध्य शक्ति के पुत्र थे, ठीक है। ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे, जो CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, विंध्य शक्ति के पुत्र थे, ठीक है। ये जो प्रवरसेन प्रथम हुए ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे, CGPSC में आज क्वेश्चन बना था। तो सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक ने अपना राज्य स्थापित किया, पहला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, मैंने बता दिया, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था, नहीं भैया, प्रवरसेन प्रथम किसका पुत्र था, विंध्य शक्ति का पुत्र था। यहाँ पास उल्टा लिखा है, यहाँ पास क्या लिखा है कि विंध्य शक्ति प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था, जो कि गलत है भैया। याद रखना आप लोग को कि आपका प्रवरसेन प्रथम है, ये किन का पुत्र था, ये आपका विंध्य शक्ति का पुत्र था, ये आपको याद रखना है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है, तो 1 और 2 है ना, 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और शासकों के नाम प्रवरसेन प्रथम, उसके बाद मैंने बताया आप लोग को महेंद्र सेन, उसके बाद रुद्रसेन, उसके बाद मैंने बताया जी आप लोग को क्या प्रवरसेन द्वितीय के बाद आपका नरेंद्र सेन के बाद आपका पृथ्वी सेन, ठीक है। सभी शासकों के नाम को आपको याद करना है। मैंने अभी गुप्त वंश के शासक के नाम भी आपको याद करा दिए, मैंने अभी आप लोग को सरबपुरी वंश के शासकों के नाम भी याद करा दिए, मैंने भी आप लोग को वाकाटक वंश के शासकों के नाम भी याद करा दिया, और साथ ही साथ मैंने पांडु वंश, सिरपुर के पांडु वंश के शासकों के नाम भी याद करा दिए। तो अच्छे से इसको आप लोग पढ़िएगा, देखो एक बार यहाँ नाम सुन लीजिए, फिर आप लोग अपने से पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, बिल्कुल सही है ना, संस्थापक हुए, जो कि विंध्य शक्ति के पुत्र थे। तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, जो गलत है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपका जो प्रवरसेन है, प्रवरसेन ये किन का पुत्र था, ये विंध्य शक्ति का पुत्र था, ये उल्टा लिखा है। तो 1 और 2 बस हमारा सही है। और ये वाकाटक वंश के जो जितने मैंने शासकों के नाम याद करे हैं सभी को आपको अच्छे से याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासक था, मतलब शासन था। इसमें निम्नलिखित शासक थे, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, राज्यवर्धन, श्रीवर्धन। सही उत्तर आपको चुनना है, ऑप्शन दिया गया है ABCD है ना। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था, इसके कौन शासक थे, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो एक चीज तो पता लग गया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में है ना शैल वंश का शासन था, ठीक है। शैल वंश का शासन आपका दुर्ग क्षेत्र में था, ठीक है। और इसकी शासन अवधि की बात करूं, शासन अवधि की अगर मैं बात करूं तो आपका 7वीं से 8वीं शताब्दी, ठीक है। 7वीं से 8वीं शताब्दी इसके शासन अवधि था, है ना। अब चलिए मैं इसके आपको प्रमुख शासक के नाम आप लोग को याद करा रहा हूं, ठीक है। शैल वंश के प्रमुख शासक कौन हुए, ये आपको मेरे साथ अभी याद करते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको याद रखना, संस्थापक हुए श्रीवर्धन। संस्थापक कौन है जी, आपका श्रीवर्धन। उसके बाद दूसरा शासक आया आपका पृथ्वीवर्धन, ठीक है, पृथ्वीवर्धन के बाद तीसरा आपको याद रखना है जयवर्धन, ठीक है, जयवर्धन के बाद चौथा आपको ध्यान रखना है, चौथा आपका श्रीवर्धन द्वितीय, ठीक है, श्रीवर्धन द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद पांचवा आपको ध्यान रखना है, पांचवा हो जाएगा आपका जयवर्धन द्वितीय, पांचवा क्या हो जाएगा आपका जयवर्धन द्वितीय, ठीक है। तो ये आपका शैल वंश के शासकों के नाम हुए, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था, इसके निम्नलिखित शासक थे। तो देखो पृथ्वीवर्धन भी थे, जयवर्धन भी थे और आपका श्रीवर्धन भी थे। राज्यवर्धन मैंने कहीं लिखा है क्या, नहीं, तो राज्यवर्धन इसमें नहीं आएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा,
तो पहला, दूसरा और चौथा, मतलब सी इसका सही ऑप्शन है ना, सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है, कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो शैल वंश है इसका शासन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था, तो दुर्ग क्षेत्र आपको बताना है। शैल वंश के शासन अवधि अगर आपसे पूछेगा तो 7वीं से 8वीं शताब्दी। प्रमुख शासक पूछेगा तो श्रीवर्धन, जिसमें श्रीवर्धन कौन हुए, संस्थापक हुए। ठीक है, जिसमें श्रीवर्धन कौन हुए जी, संस्थापक हुए, फाउंडर हुए। उसके बाद पृथ्वीवर्धन, उसके बाद जयवर्धन, फिर श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय, ये आपका शैल वंश के प्रमुख शासक हुए, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पास राज्यवर्धन, राज्यवर्धन नाम से तो मैंने मेंशन किया ही नहीं है ना, राज्यवर्धन नाम के कोई शासक हुआ ही नहीं शैल वंश में, तो ये नहीं आएगा। पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन और आपका श्रीवर्धन आएगा। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। जो चीज़ बता रहा हूँ अच्छे से याद करते चलिए। निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए, आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। एक तरफ राजवंश के नाम दिया है, एक तरफ राजा का नाम दिया है ना, बताना है कौन सा जोड़ा इसमें से असत्य है। देखो, आपका नल वंश भौदित्य वर्मा, सरबपुरी वंश प्रसन्न मात्र, पांडु वंश भीमसेन प्रथम और आपका सोम वंश आपका शिवगुप्त है ना, सोम वंश आपका शिवगुप्त, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सत्य है। देखिए, आपका जो भौदत्त वर्मन जी है इसका जो संबंध है, भौदत्त वर्मा है, इसका संबंध किससे था, नल वंश से था, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है कि भौदत्त वर्मा जी है, इसका संबंध किससे था, नल वंश से, पहला हमारा बिल्कुल सही है। अभी मैंने नल वंश के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व नहीं कराए हैं, आगे मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा कि आपका जो भौदत्त वर्मा है ना, ये नल वंश के शासक हुए। ठीक है, दूसरा देखो, सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश, इसका क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया पूरा। सरबपुरी वंश के शासक कौन हुए, प्रसन्न मात्र, कौन हुए आपका, प्रसन्न मात्र। ठीक है, देखो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था सरबपुरी वंश, एक बार और मैं लिख रहा हूँ और अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, सरबपुरी वंश के शासक का नाम मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले राजा सरबराज, सबसे पहले राजा सरबराज, दूसरा राजा नरेंद्र राज, नरेंद्र राज, तीसरा हो जाएगा जी आपका प्रसन्न मात्र, तीसरा प्रसन्न मात्र, चौथा हो जाएगा आपका मान मात्र। ठीक है, मान मात्र, या इसी को आपका दुर्गराज या जयराज के नाम से भी जानते हैं, दुर्गराज या इसी को जयराज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका सुदेवराज, सुदेवराज के बाद आपको याद रखना है प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम के बाद आपको ध्यान रखना है प्रवरराज द्वितीय, ये आपका सरबपुरी वंश के शासकों का नाम हो जाएगा। तो आपका सरबपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्र हुए, जिन्होंने प्रसन्नपुर नामक शहर को बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया। और कौन सी नदी के तट पर बसाया था, तो नीडला नदी के तट पर, ये आपका बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। देखो, पांडु वंश के शासक भीमसेन प्रथम हुए क्या, नहीं भैया, अभी मैंने बताया था आप लोग को पांडु वंश के शासकों के नाम बताया था, एक बार और बता रहा हूँ। देखो, पांडु वंश के शासकों के नाम मैं आप लोग को पुनः बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उदयन, उदयन के बाद आपको ध्यान रखना है जी आपका इंद्रबल, इंद्रबल के बाद आपको ध्यान रखना है ईशान देव। ठीक है, ईशान देव, ईशान देव के बाद आपको मैंने बताया था नंदराज प्रथम, नंदराज प्रथम, नंदराज प्रथम के बाद मैंने बताया था आप लोग को महाशिव तीवर देव। ठीक है, तीवर देव, तीवर देव के बाद मैंने आप लोग को बताया था नंदराज द्वितीय, नंदराज द्वितीय, नंदराज द्वितीय के बाद मैंने बताया आप लोग को चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद मैंने बताया आप लोग को हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के बाद मैंने आप लोग को बताया महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये दूसरा बार लिख रहा हूँ जी, है ना, होपफुली आप सबको याद हो गया होगा ये। तो ये आपका पांडु वंश के शासक का नाम हुए। आपने देखा क्या भीमसेन प्रथम का नाम कहीं उल्लेखित है, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भीमसेन प्रथम है ना, ये आपका राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासक थे, है ना, याद रखना। जो आपका भीमसेन द्वितीय है, सॉरी भीमसेन प्रथम आपका राजर्षि तुल्य कुल वंश के, राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक हुए। ठीक है, और राजर्षि तुल्य कुल वंश से संबंधित प्रश्नों को भी मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिया है। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक कौन कौन हुए, सबसे पहले तो इसके संस्थापक हुए सूरा, सूरा के बाद ध्यान रखना आप लोग को दैत्य प्रथम, सूरा के बाद दैत्य प्रथम, दैत्य प्रथम के बाद आपको याद रखना है जी विभीषण, विभीषण। ठीक है, विभीषण, विभीषण के बाद आपको याद रखना है भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के बाद आपको याद रखना है, भीमसेन प्रथम के बाद आपका ये आपका दैत्य द्वितीय। ठीक है, दैत्य द्वितीय, दैत्य द्वितीय के बाद हो जाएगा आपका भीमसेन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ये सब आपका राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों के नाम हो जाएगा। पहला सूरा, उसके बाद दैत्य प्रथम, फिर विभीषण, फिर भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय। और इसी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, आरंग ताम्रपत्र अभिलेख है। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र अभिलेख, जिसमें हमको राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को पूरा राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों के नाम भी बता दिया। अब देखो, भीमसेन प्रथम का संबंध पांडु वंश से क्या, नहीं है भैया, भीमसेन प्रथम का संबंध तो राजर्षि तुल्यकुल वंश से है। और याद रखना, इसका शासक सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, ये सब आपका राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों का नाम हो जाएगा, है ना। आप लोग को याद ही करना है जी, है ना। आपके आगामी जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होंगे, आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा, सब एग्जाम में काम आएगा। एक बार बस याद कर लीजिए, आपका हमेशा सब एग्जाम में काम आता रहेगा।
ठीक है। बस आपको मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना, अगर आप हटोगे फिर दिक्कत की बात हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, अच्छे से आपको सिलेबस को कंप्लीट करिए, है ना। आप ये सोच के करिए कि हम जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम दिलाएंगे उसमें तो ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर एक एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे एग्ज़ाम में तो काम आएगा, है ना। तो इसको तो आपको याद ही करना है, ठीक है। राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों के नाम बता दिया, सरबपुरी वंश के शासकों के नाम बता दिया, पांडु वंश के शासकों के नाम बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो देखो सोम वंश, ठीक है, उड़ीसा के सोम वंश के शासक हुए शिवगुप्त, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा कथन मतलब कौन सा जोड़ा आपका असत्य है, तो थर्ड वाला जोड़ा असत्य है। आपका भीमसेन प्रथम है, इसका संबंध पांडु वंश से नहीं था, इसका संबंध राजर्षि तुल्य वंश से था। बाकी भौदत्त वर्मा का संबंध नल वंश से है, प्रसन्न मात्र का संबंध सरबपुरी वंश से है, शिवगुप्त का संबंध उड़ीसा के सोम वंश से है। सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखना भीमसेन प्रथम का संबंध राजर्षि तुल्यकुल वंश से है, जबकि यहाँ पास पांडु वंश लिखा गया है, ये गलत है। मैंने पांडु वंश के पूरे शासकों के नाम बता दिया, सरबपुरी वंश के शासकों के नाम बता दिया, राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों के नाम बता दिया पूरा, है ना। और इससे पहले मैंने वाकाटक वंश के शासकों के नाम भी पूरा बताया हुआ था। तो सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। और बी है प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। और सी है भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवन से संबंधित है। सही उत्तर की पहचान करना है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो कथन को आपको पढ़ना है, कथन को पढ़ने के बाद सही उत्तर की आपको पहचान करना है। देखिए सबसे पहले सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था, गलत है भैया। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को तो आपको पांडुवंशी शासकों ने बनाया था, ठीक है, पांडुवंशी, ठीक है, पांडुवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया था, पांडुवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया था। जबकि यहाँ पर सरबपुरी वंश के शासकों के द्वारा बोला गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि पांडु वंश के शासक हुए हर्षगुप्त, ठीक है, हर्षगुप्त। और इसी हर्षगुप्त शासक जी का जो विवाह किससे हुआ, राजकुमारी वाष्टा देवी से, ठीक है, राजकुमारी वाष्टा देवी से इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। विवाह होने के कुछ समय पश्चात क्या हुआ, हर्षगुप्त का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, हर्षगुप्त का मृत्यु हो गया। तो अब वाष्टा देवी जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने हर्षगुप्त की स्मृति के रूप में उन्होंने लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का कार्य को शुभारंभ किया, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर के निर्माण के कार्य को प्रारंभ कराया। लेकिन इस लक्ष्मण मंदिर के जो निर्माण है उसको कंप्लीट किसने कराया, इसको कंप्लीट कराया इनके पुत्र हुए, इनके पुत्र का नाम हुआ जी महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो बालार्जुन ने ये जो लक्ष्मण मंदिर है इसके निर्माण को कंप्लीट कराया था। तो क्वेश्चन क्या है, देखो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था, गलत है, पांडुवंशी शासकों ने बनाया था, है ना। इसका नींव किसने रखा था, तो वाष्टा देवी ने, है ना। इस मंदिर को बनाने का जो आधार है, नींव, इसको रखा था आपका हर्षगुप्त की पत्नी वाष्टा देवी जी ने, ठीक है। लेकिन इस मंदिर को कंप्लीट किसके द्वारा कराया गया, तो उसके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा, ठीक है। और ये सभी शासक कौन से आपका वंश से बिलोंग करते थे, तो आपका पांडु वंश। जब क्या पास सरबपुरी वंश दिया तो गलत हो जाएगा। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था, दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में बस्तर है वो उसको चक्रकोट के नाम से जानते थे, किस नाम से, चक्रकोट के नाम से जानते थे। तीसरा भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवन से संबंधित है, तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है जी, है ना। जो भोरमदेव है ये आपका फणी नागवन से संबंधित है, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवन से संबंधित है। आप सभी लोग भोरमदेव गए होंगे, तो इसमें से दूसरा और तीसरा सही है, ब और स सही है। तो इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। चलिए अब मैं फणी नागवंश के आपको प्रमुख शासकों के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है अहिराज, ठीक है, अहिराज, प्रमुख शासक के नाम बता रहा हूँ। अहिराज, है ना, जो आपका फणी नागवंश के संस्थापक हुए, अहिराज जो कि फणी नागवंश के संस्थापक हुए, ये आपको याद रखना है। अहिराज के बाद आपको याद रखना है गोपाल देव, ठीक है, गोपाल देव के बाद आपको याद रखना है जी रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव के बाद आपको ध्यान रखना है मोनिंग देव, ठीक है, मोनिंग देव। ये सब कौन है, ये सब फणी नागवंश के प्रमुख शासक हुए। अहिराज जो फणी नागवंश के संस्थापक हुए, ठीक है। गोपाल देव के बारे में तो पता होगा, इन्होंने आपका भोरमदेव मंदिर का क्या किया था, निर्माण किया था 1089 ईस्वी में। जो गोपाल देव जी है जो कि फणी नागवंश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 1089 ईस्वी में आपका भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था। किसका, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था। आप लोग घूमने भी गए होंगे वहाँ, ठीक है। रामचंद्र देव जी, इसके बारे में याद रखना है, इन्होंने आपका छेरकी महल और मड़वा महल, आप लोगों ने नाम सुना होगा जी, छेरकी महल और आपका मड़वा महल, छेरकी महल और मड़वा महल के निर्माण को करवाया था किसने, आपका रामचंद्र देव ने। और इसी रामचंद्र देव ने आपका कलचुरी जो राजकुमारी थी अंबिका देवी से मड़वा महल में क्या किया था, विवाह किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग फणी नागवंश से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, जब उस टॉपिक में जाएंगे तो मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर फणी नागवंश ये चीज़ आपका आया है, तो मैं आप लोग को शासकों के नाम बता रहा हूँ। अहिराज उसके संस्थापक हुए। गोपाल देव के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया। रामचंद्र देव
के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने आपका छेरकी महल और मड़वा महल का निर्माण कराया और इसी मड़वा महल में उन्होंने आपका कलचुरी कालीन जो राजकुमारी हुई अंबिका देवी से उन्होंने क्या किया, विवाह किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रामचंद्र देव जी ने आपका छेरकी महल और मड़वा महल का निर्माण 1349 ईस्वी में कराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मोनिंग देव भी कौन से वंश के शासक हुए, तो आपका यही फनी नागवंश के शासक हुए। तो आपका इसमें से अ गलत है, ब और स सही है। इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ब और स सही है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था, जो कि गलत है। एक्चुअल में देखा जाए तो पांडु वंशी शासकों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है जी। तो पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। और फनी नागवंश के शासकों के बारे में मैंने बता दिया, अहिराज, गोपाल देव, रामचंद्र देव और आपका मोनिंग देव। जितना भी चीज़ मैंने बताया अच्छे से इसको याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। अब चलिए, अब हम लोग कलचुरी वंश से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मजा आएगा। चलो देखो, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी। देखो जी, हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के इतिहास से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। CGPSC में तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको कलचुरी वंश से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तुम्मान, पाली, रतनपुर या सिरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुम्मान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका तुम्मान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस तुम्मान को किस कलचुरी शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, तो राजा कलिंगराज ने, ठीक है। किसने, राजा कलिंगराज जी ने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब मैं कलिंग राज के बारे में आप लोग को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो, कलिंग राज के बारे में याद रखना है, इसका जो आपका शासन अवधि था 1000 से 1020 ईस्वी। इसका शासन अवधि था 1000 से 1020 ईस्वी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के संस्थापक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हें छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के, किसके, कलचुरी, इन्हें छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यकाल आपका 1000 से 1020, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। इन्होंने आपका चैतुरगढ़ में, याद रखना है, इन्होंने चैतुरगढ़ में आपका महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर है ना, महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर, इसका निर्माण कराया था किसने, कलिंग राज जी ने, ठीक है। तो कलिंग राज के बारे में क्या पता चला, कलिंग राज जी का शासन अवधि 1000 से 1020। उसके बाद मैंने बताया कि इन्हें कलचुरी राजवंश के संस्थापक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया था और इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर का भी निर्माण कराया। तो क्वेश्चन था कि इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा जब तुम्मान, क्या हो जाएगा, तुम्मान, ठीक है। इस तुम्मान से आपका कलिंग राज और कमल राज और रत्नराज प्रथम अर्थात रत्नदेव प्रथम, ये तीनों शासक ने शासन किया था। फिर रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर नामक शहर बसाया, फिर बाद में वो रतनपुर को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तुम्मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम्मान, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद मैं आप लोग को याद करवाता हूँ कलचुरी वंश के प्रमुख शासकों के नाम, ठीक है। जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। चलिए, कलचुरी वंश के प्रमुख शासकों के नाम, कलचुरी वंश के प्रमुख शासकों के नाम मेरे साथ आपको याद करना है। कलचुरी वंश के प्रमुख शासकों के नाम, सबसे पहला कलिंग राज, सबसे पहला जी आपका कलिंग राज के बाद आपका कमल राज। इन्हीं कलिंग राज को कलचुरी वंश के संस्थापक के नाम से जानते हैं, जिन्होंने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। कलिंग राज के बाद कमल राज के बाद आपका रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम के नाम से भी इसको जानते हैं। कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम के बाद आपका पृथ्वीदेव प्रथम के बाद आपका जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है। ये कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम। उसके बाद हो जाएगा आपका रत्नदेव द्वितीय। अब देखो, प्रथम वाला सीरीज खत्म हुआ, यहाँ तक प्रथम वाला, अब द्वितीय लाएगा, रत्नदेव द्वितीय। उसके बाद आपका पृथ्वीदेव द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद आपका जाजल्यदेव द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। ये आपका द्वितीय वाला सीरीज हुआ। देखो, कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय। उसके बाद जगतदेव हो जाएगा, ठीक है, जगतदेव हो जाएगा। जगतदेव के बाद आपका रत्नदेव तृतीय हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है प्रतापमल, ठीक है, प्रतापमल, ये प्रमुख शासक हुए, ठीक है। ये कलचुरी राजवंश के प्रमुख शासक का नाम हुए कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय। उसके बाद जगतदेव, उसके बाद रत्नदेव तृतीय, उसके बाद प्रतापमल। चलिए, अब मैं इनकी आप लोग को ड्यूरेशन अर्थात टाइम पीरियड के बारे में बताता हूँ। कलिंग राज का देखो 1000 से 1020, ठीक है। कलिंग राज का आपका 1000 से
से आपका 1020 हो जाएगा कलिंग राज का। कमल राज का आपको याद रखना है, कमल राज का आपका 1020 से 1045, ठीक है, कमल राज का 1020 से 1045। उसके बाद रत्नदेव प्रथम, चलिए इधर लिख दे रहा हूँ, देखो रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम का हो जाएगा आपका 1045 से 1065। रत्नदेव प्रथम के बाद आपका पृथ्वीदेव प्रथम, इसको आपको याद रखना है 1065 से 1095। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजलदेव प्रथम 1095 से आपका 1095 से आपका 1120, ये आपका जाजलदेव प्रथम। उसके बाद देखो रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय का हो जाएगा 1120 से 1135, 1120 से हो जाएगा जब 1135 किसका, रत्नदेव द्वितीय का। पृथ्वीदेव द्वितीय का आपका 1135 से आपका 1165, ठीक है। उसके बाद जाजलदेव द्वितीय का आपका 1165 से आपका 1168। उसके बाद जगतदेव का देखो 1168 से आपका 1178, ठीक है। रत्नदेव तृतीय का आपका 1178 से आपका 1198। उसके बाद प्रतापमल का आपका 1198 से आपका 1222। ये आपको ड्यूरेशन भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस समय किसका आपका शासन था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं जी, ठीक है। देखो कलिंग राज का 1000 से 1020, चलो मेरे साथ एक बार और आपको दोहराना है। कलिंग राज का 1000 से 1020, कमल राज का 1020 से 1045, रत्नदेव प्रथम का आपका 1045 से 1065, पृथ्वीदेव प्रथम का 1065 से 1095, जाजलदेव प्रथम का 1095 से 1120, रत्नदेव द्वितीय का 1120 से 1135, पृथ्वीदेव द्वितीय का 1135 से 1165। उसके बाद जाजलदेव द्वितीय का 1165 से 1168। उसके बाद आपका जगतदेव का 1168 से 1178। उसके बाद रत्नदेव तृतीय का 1178 से 1198। उसके बाद प्रतापमल का 1198 से 1222। ये सभी शासकों के नाम और उसका जो अवधि है ना, काल अवधि, शासन अवधि, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन था इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी, इसका सही आंसर आपका तुम्मान हो जाएगा। बाकी सब चीज़ आप लोग को मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, शासकों के नाम को आपको अच्छे से याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, भी जस्ट मैंने बताया। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो राजा कलिंग राज, जिसका शासन अवधि था आपका 1000 से 1020, जिसका शासन अवधि था 1000 से 1020 ईस्वी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया। किसको, तुम्मान को, इन्होंने तुम्मान को क्या किया, अपनी राजधानी बनाया, तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने चैतुरगढ़ में, ठीक है, चैतुरगढ़ में आपका महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। महिषासुर मर्दिनी देवी माता का मंदिर का निर्माण करा। इसका सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज। या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कलचुरियों की रतनपुर शाखा का संस्थापक, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कलचुरियों की रतनपुर शाखा का संस्थापक कौन हुए, कलचुरियों की रतनपुर शाखा का संस्थापक कौन हुए, तब भी आपको क्या बताना है, कलिंग राज बताना है। क्या बताना है जी, कलिंग राज। तो भी आपको आंसर बताना है कलिंग राज। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आपका छत्तीसगढ़ में मराठों की अधीन प्रथम कलचुरी शासक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक, तो आपको बताना है रघुनाथ प्रथम, ठीक है। याद रखना है छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक, तो आपको बताना है रघुनाथ सिंह, ठीक है। क्या हो जाएगा, रघुनाथ सिंह जी, है ना, ये रघुनाथ सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रघुनाथ सिंह हो जाएगा, है ना। अगर आपसे ऐसा पूछता है कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक, ठीक है, मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक, तो आपको बताना है मोहन सिंह। क्या बताना है जी आपको, मोहन सिंह। सभी बातों को याद रखना है। देखो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कलिंग राज। शासन अवधि 1000 से 1020 ईस्वी। इन्होंने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया। साथ ही साथ इन्होंने चैतुरगढ़ के महिषासुर मर्दिनी देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कलचुरियों की रतनपुर शाखा का संस्थापक कौन हुए, तो भी आपको बताना है कलिंग राज। और छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक तो रघुनाथ सिंह, और छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक तो आपको बताना है मोहन सिंह। सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था, जबरदस्त प्रश्न है जी। एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था, तो कलचुरी शासक कौन था, शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग, कोक्कल प्रथम, बालहर्ष और युवराज प्रथम। बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।
एक बार मैं क्वेश्चन को पुनः पढ़ दे रहा हूँ कि एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये जो आपका जो शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग हुए, ये आपका त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक है ना, याद रखना, ये आपका त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक, कलचुरी वंश के शासक राजा कोक्कलदेव के 18 पुत्रों में से एक थे, ठीक है। कोक्कलदेव के 18 पुत्रों में से एक थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? इसका सही आंसर शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। और इस शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक राजा कोक्कलदेव के 18 पुत्रों में से एक थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। तो कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि आपका शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग के पिताजी का नाम क्या था, तो आपको बताना है राजा कोक्कलदेव, ठीक है। जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक हुए, इनके 18 पुत्र हुए और इन्हीं 18 पुत्रों में से एक कौन थे? शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। और इन्हीं शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग ने क्या किया? आपका सोमवंशी शासक से पाली को जीता था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी या कलिंग? जबरदस्त प्रश्न है ये भी। कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? इसका सही आंसर आपका लहुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका लहुरी हो जाएगा, ठीक है। तो कलचुरियों की लहुरी शाखा ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की, जो कि आपका 18वीं शताब्दी तक कायम रही, जो कि आपका 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, जो कि 18वीं शताब्दी तक क्या रही जी? कायम रही, ठीक है। 18वीं शताब्दी तक कायम रही, ये आपको याद रखना है। तो कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो आपका लहुरी शाखा, जो कि 18वीं शताब्दी तक कायम रही, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तुम्मान राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था? कलिंग राज, कमल राज, रत्न राज या प्रतापमल? चलो देखो, सबसे पहले तो मैं इन तीनों का आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ। कलिंग राज का 1000 से 1020 ये इसके शासन अवधि। कमल राज का आपका 1020 से 1045 और रत्न राज का आपका, या इसी को रत्नदेव प्रथम के नाम से भी जानते हैं, 1045 से आपका 1065 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, कलिंग राज ने क्या किया है? कलिंग राज जी को कलचुरी वंश के संस्थापक के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया। किसको? तुम्मान को। इन्होंने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया। तुम्मान को अपनी क्या बनाया? इन्होंने राजधानी बनाया। और इन्होंने इसी राजधानी से क्या किया? शासन किया। फिर कलिंग राज के बाद कमल राज ने भी तुम्मान राजधानी से अपना शासन किया था, ठीक है। उसके बाद रत्नराज जी आए। रत्नराज जी ने क्या किया? रत्नराज जी ने आपका 1050 ईस्वी में 1050 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? आपका रतनपुर नगर की स्थापना किया, ठीक है। रतनपुर नगर को बसाया, ठीक है। रतनपुर नगर को बसाया और फिर उसको अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका ये जो तुम्मान राजधानी है, यहाँ से किसने किसने शासन किया है? कलिंग राज ने भी किया है, कमल राज ने भी किया है और आपका रत्नराज ने भी किया है, अर्थात रत्नदेव प्रथम ने भी किया है, ठीक है। रत्नराज अर्थात रत्नदेव प्रथम ने 1050 में रतनपुर नामक शहर को बसाता है, फिर उसको अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन उससे पहले तो वो आपका तुम्मान से शासन किया था ना, है ना। तो आपका कलिंग राज भी आएगा, कमल राज भी आएगा, रत्नराज भी आएगा। अब देखो, सही उत्तर चुनिए। यहाँ पास केवल दो ऑप्शन बस दिया गया है, तीनों को नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1M2, 2M3, 1M3 और 2M4। तो कलिंग राज और कमल राज तो आएगा ही आएगा। इसका सही आंसर हमारा 1M2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1M2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, रत्नदेव प्रथम ने भी आपका तुम्मान राजधानी से शासन किया था। हाँ, बाद में उन्होंने रतनपुर नामक शहर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। लेकिन उन्होंने पहले किसने? आपका तुम्मान राजधानी से शासन किया था। और तुम्मान को राजधानी किसने बनाया था? राजा कलिंग राज जी ने, ठीक है, जिन्हें छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम्मान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? अभी जस्ट मैंने बताया जी, पृथ्वीदेव प्रथम, कमल राज, रत्नराज प्रथम या कलिंग राज, ठीक है, बताना है। तुम्मान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? इसका सही आंसर आपका रत्नराज प्रथम। मैंने बताया ना, कलिंग राज जी ने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया, है ना। उसके बाद उसी तुम्मान राजधानी से कलिंग राज जी ने, कमल राज जी ने, इन्होंने शासन किया और रत्नदेव प्रथम ने भी शासन किया। लेकिन रत्नदेव प्रथम ने क्या किया? इन्हीं को रत्नराज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नामक शहर की स्थापना किया और इसी को अपनी क्या करा? राजधानी बनाया, ठीक है। इसी को अपनी क्या किया? राजधानी बनाया। ये आपको याद रखना। चलिए, अब उसके बाद मैं आप लोग
लोग को क्या करता हूँ, रत्नराज प्रथम अर्थात रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम के बारे में आपको जो जो चीज़ बताऊंगा मेरे साथ आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले इसका शासन अवधि 1045 से आपका 1065, याद करिए पहले तो इसका शासन अवधि या शासन काल आपका 1045 से 1065। दूसरा चीज़, इन्होंने क्या किया, 1050 में इन्होंने आपका रतनपुर नामक शहर की स्थापना किया, है ना, रतनपुर नामक शहर की स्थापना किया और इसे अपनी राजधानी बनाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, इन्होंने आपका नोनल्ला से विवाह किया, ठीक है, इन्होंने किससे, नोनल्ला, इन्होंने नोनल्ला से विवाह किया जो कोमोमंडल के शासक वजू वर्मा की पुत्री थी, याद रखना। रत्नदेव प्रथम जी ने नोनल्ला से क्या किया, विवाह किया, ठीक है, नोनल्ला से क्या किया जी, आपका विवाह किया, ये आपको ध्यान रखना है। जो कौन थी, कोमोमंडल के शासक आपका वजू वर्मा की पुत्री थी, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसी के शासनकाल में इन्होंने अपने शासनकाल में आपका 11वीं शताब्दी में, मतलब वही 11वीं शताब्दी में क्या किया, इन्होंने महामाया देवी मंदिर का निर्माण कराया। किसका, महामाया देवी मंदिर का इन्होंने क्या किया जी, निर्माण कराया। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इसी के शासनकाल में ना रतनपुर को कुबेरपुर या चतुर्युगीपुरी की संज्ञा दिया जाता था। इसी के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर या चतुर्युगीपुरी, ठीक है, चतुर्युगीपुरी की संज्ञा दिया जाता था। इसी के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर या चतुर्युगीपुरी की संज्ञा दिया जाता था। तो सभी बातों को रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम के बारे में ध्यान रखना है। इसका शासन अवधि 1045 से 1065, है ना। इन्होंने 1050 में रतनपुर शहर की स्थापना किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने नोनल्ला से विवाह किया, ठीक है, और इन्होंने 11वीं शताब्दी में महामाया देवी मंदिर का निर्माण कराया और इसी के समय में रतनपुर को कुबेरपुर या चतुर्युगीपुरी की संज्ञा दिया जाता था। सभी बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? अभी जस्ट मैंने बताया जी, है ना। इसका सही आंसर आपका रत्नराज प्रथम, है ना। रत्नराज प्रथम के बारे में मैंने बताया। शासन अवधि 1045 से 1065। इसके बारे में इससे पहले वाले प्रश्न मैंने पूरा डील किया हुआ है, तो उसको देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? अभी जब बताया रत्नदेव प्रथम, बिंबाजी भोसले, राजा कामसेन और वल्लभाचार्य। तो महामाया मंदिर है ये आपका रत्नदेव प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान बनाया था, ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने इसको डील किया था जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? जबरदस्त प्रश्न, ये सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, व्यापम का भी फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा जब का पृथ्वीदेव प्रथम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वीदेव प्रथम। इसका शासनकाल था आपका 1065 से 1095 तक, है ना। 1065 से 1095 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसी पृथ्वीदेव प्रथम को आपका किस उपाधि से? सकल कोसलाधिपति, ठीक है, सकल कोसलाधिपति या बोल सकते हैं हम लोग प्रचंड कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति या प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था। सकल कोसलाधिपति या प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। और एक याद रखना, इसका एक अभिलेख है, अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख। कई बार क्वेश्चन आया है कि अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख किसका है? तो पृथ्वीदेव प्रथम का है। और इसी अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होता है कि पृथ्वीदेव जो प्रथम हुए ये आपका 21,000 गाँव के स्वामी थे। 21,000 गाँवों के स्वामी थे, ठीक है। इसी अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से हमको पता चलता है कि जो पृथ्वीदेव प्रथम हुए ये आपका 21,000 गाँव के स्वामी थे। और इन्हें एक चीज़ हमारा क्वेश्चन था कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको पृथ्वीदेव प्रथम, है ना। और अगर आपको कल के डेट में पूछेगा कि अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख किसका है, तो आपको बताना है पृथ्वीदेव प्रथम का है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने तुम्मान में क्या किया था? पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास, इन्होंने तुम्मान में कहा जी आपका तुम्मान में, ध्यान सुनिए, इन्होंने तुम्मान में आपका पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। इन्होंने तुम्मान में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन्होंने आपका 4 खंभों वाला मंडप का भी निर्माण किया था तुम्मान में। 4 खंभों वाला मंडप का भी इन्होंने तुम्मान में क्या किया था? निर्माण किया था। तो पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कोसलाधिपति या प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख पृथ्वीदेव प्रथम का ही है। इससे हमको पता चलता है कि जो पृथ्वीदेव प्रथम हुए ये आपका 21,000 गाँव के स्वामी थे और इन्होंने तुम्मान में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। साथ ही साथ 4 खंभों वाला मंडप का भी क्या किया? इन्होंने निर्माण किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया? आपका रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया है, ठीक है। रतनपुर में विशाल तालाब का
रतनपुर में विशाल तालाब का क्या कराया जी, आपको निर्माण करवाया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जितना चीज़ मैंने बताया याद रखिएगा। तो इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की? पृथ्वीदेव प्रथम, या बोल सकते हैं प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि ये किसको प्राप्त था? तो आपको बताना है पृथ्वीदेव प्रथम। शासन अवधि 1065 से 1095। अमोदर ताम्रपत्र अभिलेख किसका है? पृथ्वीदेव प्रथम का। और इससे जानकारी प्राप्त होता है कि 21,000 गांव का स्वामी था, है ना। और इन्होंने तुम्मान में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया और 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण किया और रतनपुर में विशाल तालाब का इन्होंने निर्माण किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में, अभी जस्ट मैंने बताया पूरा पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला देखो, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। रतनपुर में बताया था क्या मैंने तो बताया था आपको तुम्मान में। मैंने क्या बताया था? तुम्मान में। तो रतनपुर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पास? तुम्मान आएगा। इसलिए मैंने बोला था, अच्छे ध्यान से सुनिए। तो पहला क्या होगा? गलत हो जाएगा। देखो, पृथ्वीदेव प्रथम ने पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण तो कराया जरूर, लेकिन रतनपुर में नहीं कराया भैया, उन्होंने तुम्मान में कराया, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। उसके दरबार में राजशेखर साहित्यकार था, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सकल कौशलाधिपति मतलब संपूर्ण कौशल का अधिपति, ठीक है, या इसी को बोलते प्रचंड कौशलाधिपति। तो सकल कौशलाधिपति की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? पृथ्वीदेव प्रथम जी को। तो ये सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी, उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया, ये आपका गलत है। तो आपको इसमें से सत्य कथन की पहचान करना था, कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन सीधा दिख रहा है। और ये CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि को धारण किया था। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं उसे अपने राज्य का विस्तार किया? जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है जी। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाजलदेव प्रथम, ठीक है। और जाजलदेव प्रथम का शासन अवधि था आपका 1095 से 1120, 1095 से 1120 इसका शासन अवधि था, ठीक है। जाजलदेव प्रथम के बारे में जो जो चीज़ बताऊंगा आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले तो त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। त्रिपुरी की अधीनता को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। और क्या किया? स्वर्ण सिक्के जारी किया, ठीक है। और क्या किया? स्वर्ण सिक्के जारी किया, ये आपको ध्यान रखना है। और उस स्वर्ण सिक्के में आपका एक तरफ गज शार्दुल और एक तरफ आपका जाजलदेव, इसको अंकित कराया। किसने? आपका जाजलदेव प्रथम ने। तो जाजलदेव प्रथम ने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार कर दिया और स्वर्ण सिक्के जारी किया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपका छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया। इन्होंने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया। सोमेश्वर देव को क्या किया? इन्होंने पराजित किया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस शासक ने आपका छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया? तो जाजलदेव प्रथम ने। किसने? जाजलदेव प्रथम ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? एक चीज़ और ध्यान रखना, इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। पाली के शिव मंदिर का बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। किसने कराया? आपका जाजलदेव प्रथम ने। किसने? जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। और पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने। और इसका जीर्णोद्धार कौन करा रहा है? आपका याद रखना, जीर्णोद्धार करा रहा है जाजलदेव प्रथम जी, ठीक है। और इन्होंने आपका जाजल्यपुर नामक शहर की स्थापना किया। किसका? जाजल्यपुर। इन्होंने जाजल्यपुर नामक शहर का स्थापना किया, जिसे हम लोग वर्तमान में जांजगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सभी बातों को ध्यान रखना, मैंने जो जो चीज़ आपको बताया। और इन्होंने आपका जांजगीर में या जाजल्यपुर में आपका विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। इन्होंने आपका जाजल्यपुर अर्थात जांजगीर में विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको आपका गज शार्दुल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। किसको? जाजलदेव प्रथम को गज शार्दुल की उपाधि से, इसे गज शार्दुल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जितना चीज़ मैंने आप लोग को बताया याद रखिएगा। क्वेश्चन था, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य में विस्तार किया?
सही आंसर जाजलदेव प्रथम, जिसका शासन अवधि था आपका 1095 से 1120 जी, है ना। इन्होंने त्रिपुरी के अधीनता को अस्वीकार कर दिया और स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और ये छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। और तीसरा चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। चौथा चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने जाजलपुर नामक शहर बसाया और वहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। और इनको आपका गज शार्दुल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा जाजलदेव प्रथम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहांगीर शहर का जन्मदाता किससे जाना जाता है? अब भी जस्ट मैंने बताया, इसका सही आंसर आपका जाजलदेव प्रथम, ठीक है। जाजलदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जाजलपुर नामक शहर बसाया, वहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, गज शार्दुल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को भी पराजित किया था। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने पूरा डील किया हुआ है। इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, जाजलदेव प्रथम। आगे बढ़ते हैं। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? अभी जस्ट मैंने बताया, इसका सही आंसर आपका जाजलदेव प्रथम हो जाएगा। जाजलदेव प्रथम, शासन अवधि 1095 से 1120, ठीक है। शासन अवधि आपका 1095 से आपका 1120 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जानकी चापा में विशाल विष्णु मंदिर बनाया, विशाल तालाब का निर्माण कराया, साथ ही साथ इन्होंने पाली के शिव मंदिर का मरम्मत भी कराया था, जाजलदेव प्रथम जी ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? अभी जस्ट मैंने पढ़ाया जी। पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम या प्रतापमल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? तो आपका जाजलदेव प्रथम। मैंने बताया ना कि जाजलदेव प्रथम ने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और पहली बार स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इसका सही आंसर आपका जाजलदेव प्रथम। और उसके स्वर्ण सिक्कों में एक तरफ आपका गज शार्दुल है ना, और एक तरफ आपका जाजलदेव ये अंकित था, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर आपका जाजलदेव हो जाएगा, ठीक है। जाजलदेव प्रथम। आगे बढ़ते हैं, जाजलदेव प्रथम ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय। अब देखो किसके बारे में बोला जा रहा है? रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, उसने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। पहला बिल्कुल सही, ये सब याद रखना, इतने बार पूछा गया ना, इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, अच्छे ध्यान रखिए। देखो रत्नदेव द्वितीय के बारे में बात हो रहा है ना, देखो कलचुरी वंश में यही बहुत कन्फ्यूजन होता है कि प्रथम है कि द्वितीय है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा जा रहा है? देखो पहला, उसने त्रिपुरी नरेश गया करने के आक्रमण को विफल किया, ये पहला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, उसने उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया। ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम में पूछा गया था कि किसके शासनकाल के समय अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया था, तो आपका रत्नदेव द्वितीय, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, उसने गौड़ पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया, मतलब उन्होंने गौड़ अर्थात बंगाल पर आक्रमण कर वहां पर विजय प्राप्त किया, ये भी सही है। उसके सामंत वल्लभा राज ने उसके विरुद्ध विरोध किया था, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा आपका क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही है। ये आपका डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा रत्नदेव द्वितीय का शासन अवधि, है ना, रत्नदेव द्वितीय का शासन अवधि, तो आपको बताना है आपको 1120 से 1135 इसका शासन अवधि। मैंने पहले ही बताया पूरा, आपका जो कलचुरी वंशी शासकों के मैंने पूरे कालक्रम को पूरा बताया हुआ है जी, है ना, कौन कौन शासक है, उसका कालक्रम कब से कब था, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में आपको सत्य कथन मतलब असत्य कथन की पहचान करना था। किसका असत्य, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है बताना था आपको। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इसमें चौथा आपका गलत है। पहला बोलता है कि उसने त्रिपुरी नरेश गया करने के आक्रमण को विफल किया, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। तीसरा बोलता है कि उसने गौड़ अर्थात बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया, ये भी आपको बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बोलता है कि उसने उसके सामंत वल्लभा राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, जो कि आपका गलत हो जाएगा। और शासन अवधि ध्यान रखना 1020 से 1035 है, सॉरी 1135 है ना, 1020 से 1135 आपको ध्यान रखना। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से कलचुरी वंश के शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया, कौन से कलचुरी वंश के शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया, तो इसका ध्यान रखना है आपको रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय ने आपका त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन जो पार्ट्स उसमें बताया था, आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से वंश के जो शासक हैं वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ये मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, लेकिन याद रखना है कि आपका कलचुरी वंश के शासक हुए रत्नदेव द्वितीय, ये भी आपका त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए थे। जैसे अभी बताया सकल कोटलाधिपति की उपाधि आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने, वैसे ही ध्यान रखना है रत्नदेव द्वितीय ने आपका त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को, अगर आप पूरे मेरे वीडियो सीरीज को देख रहे होगे तो आप लोग को पता होगा, है ना, मैंने पढ़ा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं।
रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने सेनापति किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया? तो आपका पृथ्वीदेव द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं वो बताऊं आपको शासन अवधि बताऊं तो 1135 से क्या हो जाएगा जी? इसका शासन अवधि 1135 से 1165, है ना। इसका शासन अवधि 1135 से आपका 1165 हो जाएगा। किसका? आपका पृथ्वीदेव द्वितीय का। और इसी पृथ्वीदेव द्वितीय के जो आपका सेनापति हुए, इसके सेनापति, इसी के सेनापति हुए कौन? आपका जगतपाल देव। जगतपाल देव इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपका राजिम के राजीव लोचन मंदिर का, ठीक है, इन्होंने राजिम के आपका राजीव लोचन मंदिर का क्या किया जी? आपका जीर्णोद्धार किया। ये आपको याद रखना है। इससे पहले मैंने बताया था पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार आपका जाजल देव प्रथम ने किया है। वैसे याद रखना है आपको कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार आपका कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जगतपाल, सेनापति जगतपाल के द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अभिलेख कौन से शासक के मिले, कौन से कलचुरी शासक के मिले? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अभिलेख आपका इसी शासक के मिले। किसके? अर्थात आपका पृथ्वीदेव द्वितीय के मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार ये कौन से कलचुरी शासक के समय में हुआ? तो आपको बताना पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में आपका कलचुरी वंश का साम्राज्य बहुत ज़्यादा हुआ था, इसी के आपका शासनकाल के समय। ठीक है, तो रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया? पृथ्वीदेव द्वितीय। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अभिलेख इसी शासक के मिले हैं और इसी के शासक के समय आपका कलचुरी का साम्राज्य है ना, इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ। कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी शासक के शासनकाल के समय हुआ था। किसके समय? पृथ्वीदेव द्वितीय, जिसका शासन अवधि था 1135 से 1165। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में रतनपुर में कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? ये भी बढ़िया प्रश्न है। इस राज्य में रतनपुर में कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया? ऑप्शन है आपका, देखिए, रत्नदेव द्वितीय, जाजलीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, या ऑप्शन है आपका रत्नदेव तृतीय। चलो अभी इसको मैं आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप लोग बताइएगा, एक बार पुनः पढ़ दे रहा हूँ, है ना, तभी थोड़ा एक्टिव भी रहोगे तो चलेगा ना जी, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। इस राज्य में रतनपुर में कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया? ठीक है, बताना है। रत्नदेव द्वितीय आएगा, जाजलदेव द्वितीय आएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय आएगा, या रत्नदेव तृतीय आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं, है ना। इसी बहाने आप लोग थोड़ा पुस्तक तो निकालोगे। चलो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? राजा कल्याण शाह, राजा लक्ष्मण शाह, राजा बहार शाह, या राजा सुरेंद्र शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका राजा कल्याण शाह। ठीक है, कल्याण शाह। तो रतनपुर के शासक राजा कल्याण शाह को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था, ये आपको याद रखना है। चलो अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ अकबर के समकालीन, ठीक है, लगभग अकबर के समकालीन शासक कौन कौन हुए, अकबर के समकालीन कलचुरी शासक कौन कौन हुए? तो आपको बताना है बहारेंद्र शाह हो जाएगा, उसके बाद कल्याण शाह हो जाएगा, कल्याण शाह के बाद आपका लक्ष्मण शाह, ये आपका अकबर के समकालीन, है ना, अकबर के समकालीन शासक हुए। अगर आपसे पूछेगा औरंगजेब के समकालीन, है ना, लगभग औरंगजेब के समकालीन शासक कौन कौन हुए आपको बताना है। तो तखत सिंह हो जाएगा, तखत सिंह के बाद आपको बताना है राज सिंह के बाद आपको बताना है सरदार सिंह, ठीक है, सरदार सिंह।
ठीक है। तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह आपका औरंगजेब के समकालीन शासक हुए। ठीक है। और आपका लगभग अकबर के समकालीन शासक कौन कौन हुए? बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह और आपका लक्ष्मण शाह। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा क्वेश्चन था रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जी आपका राजा कल्याण शाह। क्या हो जाएगा? राजा कल्याण शाह। ठीक है। और अंतिम कलचुरी शासक तो हो जाएगा रघुनाथ सिंह, मैंने बताया था। ठीक है। अंतिम कलचुरी शासक आपका रघुनाथ सिंह हो जाएगा, याद रखना है। अंतिम कलचुरी शासक कौन हुए? तो आपको बताना है रघुनाथ सिंह। ठीक है। रघुनाथ सिंह, ये आपको याद रखना है। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया कि कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर राज्य का शासक था। कारण है मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। देखो, इससे पहले मैंने क्या बताया कि आपका रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? तो राजा कल्याण शाह। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है कि आपका कथन है कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर राज्य का शासक था, बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन को स्पष्ट करता है। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? कल्याण शाह, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह देव या बादल सिंह देव? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज सिंह देव। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका जी राज सिंह देव। राज सिंह देव जी ने आपका बादल महल का निर्माण कराया था। ठीक है। और मैंने बताया था जो आपका राज सिंह है ये आपका औरंगजेब के समकालीन शासक हुए। तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, ये सब औरंगजेब के समकालीन शासक हुए। तो राज सिंह देव जी ने आपका बादल महल का निर्माण कराया था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ईस्वी 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह या राज सिंह? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह। मराठों, जब आपका मराठा ने आक्रमण किया था, मराठा के सेनापति हुए भास्कर पंत। ठीक है। मराठा के सेनापति हुए भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया था। तो उस समय आपका कलचुरी शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। कौन थे जी? आपका रघुनाथ सिंह थे। इसका सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 1741 में मराठा के सेनापति भास्कर पंत ने जब रतनपुर पर आक्रमण किया तो उस समय कलचुरी शासक कौन हुए थे? तो आपका रघुनाथ सिंह हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? अभी जस्ट बताया, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रघुनाथ सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा जिसका सही आंसर आपका? रघुनाथ सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर आपका रघुनाथ सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद ये दो प्रश्न और इसके बाद, है ना, ये 2 प्रश्न और है। चलो देखो, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? जाजल देव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, कमलराज, जगत देव। सही कालक्रम दर्शाने वाला उत्तर चुनिए। चलो, सभी को पता है भैया, सबसे पहले क्या आएगा आपका? कलिंग राज के बाद क्या आएगा जी आपका? कमल राज के बाद क्या आएगा जी आपका? रत्नदेव प्रथम के बाद क्या आएगा? पृथ्वीदेव प्रथम के बाद आपका जाजल्य देव प्रथम। फिर इसका सेकंड सीरीज चलेगा। सेकंड सीरीज मतलब आपका रत्नदेव द्वितीय चलेगा, है ना। उसके बाद आपका पृथ्वीदेव द्वितीय। उसके बाद क्या होगा आपका? जाजल्य देव द्वितीय। ठीक है, जाजल्य देव द्वितीय। अब इतना पे हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, सबसे पहले तो कमल राज आ जाएगा, है ना। सबसे पहले कमल राज आएगा तो स पहले आ जाएगा, है ना। तो स देखो, स किस में पहला है? ये सी ऑप्शन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? रत्नदेव प्रथम। उसके बाद आ जाएगा आपका रत्नदेव प्रथम, है ना। कमल के बाद आपका रत्नदेव प्रथम मतलब ब ऑप्शन। उसके बाद आ जाएगा आपका जाजल देव प्रथम। उसके बाद आपका जाजल देव प्रथम मतलब अ ऑप्शन। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या? जगत देव मतलब द ऑप्शन। ये तो स ब अ द मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए, शासक और उपलब्धियां। ठीक है, शासक और उपलब्धियां, ये आपको बताना है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका जो वो है टाइपिंग है। एक बार इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊंगा जी इसको। ठीक है, चलो, तो आज का अंतिम प्रश्न था। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। और यही बार बार मैं बोलूँगा जी कि अभी टाइम है तो सिलेबस को अच्छे से करिए। छत्तीसगढ़ तो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए। एक बार बस पढ़ना है, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित इसको लाइक करिए। और मैं कुछ समय पश्चात अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी खोलने का प्लान बना रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर मेरे कुछ सुझाव देने होंगे या कुछ राय देने होंगे तो निश्चित ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।